अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद दरूद व सलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्मोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपके आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं ये नारान से बाबूसर टॉप जाने वाली रोड है और ये 26 मई के ताज़ा तरीन वीडियो है, यानी कि आज 29 मई जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो 2 दिन कबल की है। और अभी भी सूरत हाल ऐसी ही है जैसे कि आज की वीडियो में दिखा रहे हैं, क्योंकि वहाँ बारिशों का सीज़न जारी है और बहुत जुमरात को मज़ीद बर्फबारी की भी पेशन गोई है। मौसम कैसा होगा इसके बारे में भी आज की वीडियो में बात होगी, प्लस बाबूसर टॉप कहाँ तक खुल चुका है उसके बारे में भी बात होगी और पूरा रूट आज हम आपको दिखा रहे हैं कि 2023 में ये पहली वीडियो होगी जिसमें डिटेल रूट दिखाया जाएगा कि ये जिस तरह रास्ते में ये लैंडस्लाइड हुई है ये कैसे है, और मुख्तलिफ़ इलाके जो कि नारान से बाबूसर टॉप जाने वाले हैं वहाँ पर किन किन इलाकों को ज़रा गौर से देखा जा सकता है, वक्त बिताया जा सकता है, वहाँ पर होटलिंग की जा सकती है, कहाँ कहाँ पर होटल अवेलेबल हैं। और ये पूरा ट्रैक जो 70 से 75 किलोमीटर का नारान से बाबूसर टॉप तक है, इसमें कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जहाँ जाना ज़रूरी है, और जहाँ जाए बगैर अगर आप आ जाते हैं तो फिर आपका टूर कंप्लीट नहीं होता है, वो तशनगी बाकी रह जाती है। अभी जिस मुकाम से गुज़र रहे हैं इसके बारे में बात करके फिर आगे चलेंगे। ये राफ्टिंग पॉइंट है और नारान आए और बंदा राफ्टिंग ना करे तो ये कैसे मुमकिन है, और राफ्टिंग होती क्या है इसके बारे में भी आपको बताता चलूँ कि ये रबड़ की कश्तियाँ होती हैं, पतले पानी में चलाई जाती हैं। लेकिन यहाँ गुज़श्ता साल इस मुकाम पर बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई, इस दफ़ा भी ये लैंडस्लाइडिंग मौजूद है और सड़क पर जा बजा इस तरह की पानी की नदियाँ भी आगे मौजूद हैं। और इस बार जो तब्दीली हुई पिछले साल के मुकाबले में वो ये है कि ग्लेशियर साफ़ नहीं है, और जिसे मड ग्लेशियर कह सकते हैं ऐसे ग्लेशियर यहाँ पे मौजूद हैं। ना सिर्फ यहाँ बल्कि आप मेरी नारान वाली वीडियो में भी देख चुके हैं ये हालात हैं जी ग्लेशियर में। तो प्लीज़ ग्लेशियर अगर साफ़ देखने हैं, साफ़ शफाफ क्रिस्टल वाइट बर्फ़ देखनी है तो फिर आपने यहाँ नहीं रुकना, यहाँ से बस बखैरियत अपनी गाड़ी गुजारनी है। और जिनकी गाड़ी नीची है, मेरी तरह की होंडा सिटी है, आज तो जिस गाड़ी में बैठा हूँ ये तो चैंगवन है और चैंगवन काफ़ी ऊंची गाड़ी है। इसी तरह की सुजुकी की गाड़ियाँ काफ़ी ऊंची हैं, होंडा जो सी नीची है, अलबत्ता करोला ऊंची है, 4x4 गाड़ी की तो क्या ही बात है, वो तो होती ही ऊंची हैं। तो लिहाजा जिनकी गाड़ियाँ नीची हैं, जापानी गाड़ियाँ जैसे होगी, तो वो एहतियात ये करें कि पहले किसी मुकामी गाड़ी वाले को गुजरते हुए देखें, जिस जगह से वो गुजर रहे हैं वहीं से अपनी गाड़ी गुजारें, तो फिर आसानी से आप इन नदी और नालों पर से गुज़र सकेंगे। मैं नदी नाले इसलिए कहता हूँ कि ये वाकई ऐसी सूरत हाल है कि यहाँ पे गाड़ी को कोई पता नहीं लगता कि कितना गहरा जंप है, और यहाँ से अगर आप गाड़ी गुजारेंगे तो वहाँ पर क्या हालात होंगे। जी दोस्तों, आपको पूरी डिटेल, पूरी इस रास्ते की डिटेल हम बता रहे हैं और इंशाल्लाह आपको वीडियो पूरी देखने के बाद अंदाज़ा होगा कि हमने जो मेहनत की है, इतनी बड़ी वीडियो बनाई है, वो रायगान नहीं जाएगी, बल्कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। और इन दिनों में जो लोग यहाँ से नारान से बाबूसर टॉप जाएँ, आगे अल्लाह करेगा बाबूसर टॉप खुल भी जाएगा, और हुंजा स्कर्दू जाने वालों के लिए भी ये वीडियो बड़े ही ज़बरदस्त उनके लिए इन्फॉर्मेशन बेस्ड होगी, क्योंकि 2023 की डिटेल वीडियो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और ने बनाई हो। और आप जितने भी अपने जानने वाले यार दोस्त जितने भी हैं उनको भी इसका लिंक शेयर करें ताकि वो भी वीडियो देखें। और हमें दुआ चाहिए आपकी, और साथ तावन ये चाहिए कि जनाब वीडियो पूरी देखें, क्योंकि वीडियो पूरी देखने के बाद हमें जो फ्रूट मिलता है वो यही होता है कि हमारी वीडियो वायरल हो, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और हम जो काम कर रहे हैं, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। ये जी सोच ग्रां, जिस गाँव में मैं अपनी पटवारी में आ गया जी, सोच ग्रां आ गया, तो बिल्कुल जी अच्छी रहा सोच ग्रां, और उर्दू में कहें तो सोच गाँव हम पहुँच चुके हैं, इंग्लिश में कहूँ वी रीच्ड सोच विलेज। और ये सबसे खूबसूरत जगह है, ये खूबसूरत दमदमा और सोच दोनों बड़े प्यारे गांव हैं, और यहाँ पे पुल के ज़रिए आगे जाया जा सकता है। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर सोच और दमदमा गांव जाएं, दाई खूबसूरत जगह है। और साथ साथ ये आगे आप देख सकते हैं कि ग्लेशियर है, और ग्लेशियर का मैं पिछली वीडियो में कह चुका हूँ, इस वीडियो में कहता हूँ कि यहाँ से तेज़ी से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर ये इस वक्त जो हालात हैं इस ग्लेशियर की बड़े माठे हैं। बारिश में खुसूसन ये देख लें कि यहाँ से पत्थर बहुत ज़्यादा गिरते हैं, क्योंकि पत्थरों वाला ग्लेशियर आया है। मेरी बात पिछले साल भी लोग
मानने के लिए तैयार नहीं थे जब मैंने कहा था कि पत्थरों वाले सैलाब आ रहे हैं। तो कहते थे कि वो कैसे है, तो ये देख लें जी, ये ग्लेशियर आया। अब इसमें मट्टी की मिकदार कितनी है, बर्फ़ की मिकदार कितनी है और पत्थर कितनी तादाद में साथ आए हैं। तो बिल्कुल जी पहाड़ टूट फूट का शिकार है और पहाड़ों पर से पत्थर बड़ी तादाद में आ रहे हैं। अभी कल की बात है, हमने अपनी पिछली वीडियो में, इससे पहले की जो वीडियो है आपने देखी होगी कि बालाकोट में बंगिया के मुकाम पर लैंडस्लाइड हुई है और इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है कि बिल्कुल एक मलबा जिसे आप कह रहे हैं वो बेसिकली पत्थर ही हैं जो कि नीचे है और गाड़ियाँ उनकी वजह से जुज़वी डैमेज भी हुई हैं, फंस गई थी। और चूँकि जो गाड़ियाँ गुजर रही थी उस मलबे के ऊपर से कि अचानक से ज़्यादा मलबा आया और गाड़ी वहाँ पे स्टक्स हो गई थी। कैसे जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। अब ये नीचे पत्थर ही पत्थर हैं। मेरी गुजारिश होगी, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले, नेशनल हाईवे वाले, जिसका भी भैया काम है, बराए मेहरबानी ये नीचे से पत्थरों को क्लियर करें, रोड को क्लियर करें। मुझे उम्मीद है कि जब ये रोड पूरी तरह खुल जाएगी तो फिर इसकी जनरल सफाई भी की जाएगी और रास्ते में जो पड़े हुए पत्थर उनको हटाया जाएगा और रोड को क्लियर किया जाएगा, क्योंकि ये इस रोड के हुस्न को दागदार कर रहे हैं। और स्पेशली ये जो ग्लेशियर और ये पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, इनकी वजह से आमदोरफ्त में मसाइल बन रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि प्लीज़ अगर कोई ऐसा मेरा भाई दोस्त देख रहा है जिसकी अप्रोच है हाईकमान तक, तो ये बिल्कुल NHA के हमारे मिनिस्टर हैं मुफ्ती असद साहब, उन तक पहुँचाएँ जी। फजल रहमान साहब के बेटे हैं मिनिस्टर इस वक्त, उन तक पहुँचाएँ कि यार ये खुदा के लिए यहाँ पर कुछ फ़ंड दें NHA को या कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी को। हमारे टूरिस्ट हमारी जो रीढ़ की हड्डी साबित हो सकती है, उसके लिए हमारी टूरिज़म के लिए आप इनिशिएटिव लें ताकि लोग आपको याद रखें कि आप आए थे और आपने टूरिज़म के लिए कोई ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से टूरिस्ट जो से हैं, जो सयाह हज़रात हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा हों, ताकि वह इन इलाकों की खूबसूरती देखने के लिए जोक दर जोक आना चाहते हैं तो उन्हें आसानी मिले, उनके रास्ते आसान हो। अभी तक पिछले साल के मुकाबले में 1 माह का वक्फा गुजर चुका है और पिछले साल 14 मई को रास्ता खुल चुका था और इस दफ़ा 14 जून तक पता नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, उम्मीद तो है पूरी 3-4 जून तक खुल जाएगा। लेकिन अगर मौसम की यही सूरत आ रही तो मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं होगा कि वो इतना जल्दी रास्ता खुल भी गया तो कभी खुलेगा कभी बंद होगा, ये इसी तरह सीसा ही चलता रहेगा। इसी तरह अभी हम रास्ता गामजन है, नारान से बटाकुंडी तक 20 किलोमीटर का फासला है और उसमें ये नदी नाले ढेर सारे आते हैं। और यहाँ पर मेरी एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट होगी जो अपने टूरिस्ट हज़रात यहाँ पर आते हैं कि आप अली सुबह यानी कि सुबह नारान से निकलें और बाबूसर टॉप की जानिब जाएं। और बेहतर तो यही है कि रास्ते की खूबसूरती देखते हुए एक दिन आप बड़ोवाई में स्टे कर लें या बटाकुंडी में। अगर नारान में नहीं रहते हैं तो फिर बटाकुंडी में रह लें और अगर नारान रहते हैं तो फिर आके बड़ोवाई में रुकें। और वहाँ पर रुकने का आपको फ़ायदा क्या होगा, एक तो ये इस पूरी वादी को आप देख सकेंगे। ये चंद दिनों की बात है, ये इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि रोड साफ़ हो जाएगी और ये कचरा छचरा जो रोड के ऊपर नज़र आ रहा है इसको साइडों से हटा दिया जाएगा और इसका हुस्न जो सा है वो दोबारा बहाल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात तो मैं कह सकता हूँ कि ये पिछले साल वाली नारान बाबूसर टॉप वाली रोड नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है। इवन कि मैं सोचता तक आया हूँ जी 21 रमज़ान को, तब तक तो बहुत ज़्यादा इसका हुस्न था, बहुत ज़्यादा खूबसूरती थी। लेकिन अभी आज शायद बारिश है और ताज़ी ताज़ी लैंडस्लाइड काफ़ी जगह से हुई हैं, पत्थर गिरे हुए हैं, कीचड़ आ रहा है, मड है रोड के ऊपर। एक अजीब सी बोरियत सी हो रही है मुझे इस रोड पर सफ़र करते हुए। हालांकि जब भी मैं इस रोड पे आया हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा हर अगला कदम, या जिसे आप गाड़ी में बैठ के कह सकते हैं कि हर अगला आने वाला जो सीन था उसके लिए एक इंटरेस्ट डेवलप होता था कि यार आगे क्या सीन होगा, कितनी खूबसूरत जगह होगी। लेकिन इस दफ़ा तो मैं डरता ही रहूँ कि मेरा ये हर जो स्टेप है, जिसे हर सीन कहते हैं, मेरी गाड़ी कैसे गुजरेगी। तो मेरी टेंशन डाइवर्ट होती रही है सड़क की कंडीशन के ऊपर, जिसके हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं कैटेगरी लिखा रहा हूँ कि जो लोग अपनी गाड़ियों में आएंगे इंतहाई एहतियात के साथ चलेंगे। देखिए होंडा सिटी वाले बेचारा डरते हुए पीछे आ गया क्योंकि आगे पानी बहुत ज़्यादा, हालांकि पानी ज़्यादा नहीं है यहाँ से पहले भी मैं गुजरा हूँ, ये अभी आप खुद भी देख सकते हैं। मैं चैंगवन भी गुजारूँगा, यहाँ से गुजर जाएगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन पानी की स्पीड को देखते हुए डर गए हैं और ये ग्लेशियर भी चंद दिनों के मेहमान, अगर बारिशें यूँ हुई तो ये ग्लेशियर तो फटाफट फारग हो जाएंगे। यहाँ पर भी एक बड़ी मैं टेक्निकल सी बात आपको बताने लगा हूँ और वो ये है कि ये पहले मैं भी ये समझता था कि ग्लेशियर जो से हैं वो धूप से ख़त्म हो जाते हैं, जल्दी पिघल जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं पिछले साल नथिया गली में था तो मैंने कहा यार ये बर्फ़ पड़ी हुई है, ये तो धूप से ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा धूप में ये कंप्रेस होती है, पक्की होती है, धूप में मेल्टिंग कम होती है, मेल्ट होती है जब बादल छाए हुए हों और प्लस बारिश हो रही हो तो तेज़ी से ग्लेशियर जो हैं वो मेल्ट होते हैं, बर्फ़ मेल्ट होकर पानी में तब्दील हो जाती है। चलो जी, ये तो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। बाकी बात यह है कि नारान से बटाकुंडी तक 20 किलोमीटर का जो सफ़र है
इंतहाई खूबसूरत सफ़र है और इसकी खूबसूरती में चार चांद उस वक्त लगते हैं कि जब यहाँ पर ये आने वाले महीने डेढ़ महीने में मज़ीद ग्रीन हो जाएगा इलाका और इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा हो जाती है। ग्रीन आपको लश ग्रीन जो आपको फील्ड्स मिलेंगी, यहाँ पर बैठने की बेताशा जगह है। अक्सर लोग जो नारान आते हैं वो आगे निकल जाते हैं, फिर दिन को वहाँ पे अपना कुकिंग करते हैं, बारबेक्यू करते हैं और फिर पूरा दिन खूबसूरती को एंजॉय करने के बाद वापस नारान चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात करना लाजमी तसव्वुर करूँगा, ये और यूथ हॉस्टल भी है जी, जिसके बारे में आप नेट पे देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं जब भी आया हूँ मुझे पता लगा है पानी नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप देख लें, हो सकता है कि इस दफ़ा तगड़ा हो जाए और यूथ हॉस्टल में जो नौजवान हैं, स्टूडेंट हैं, वो जाकर सस्ते में रह सकते हैं और इनके रेट्स पे भी नेट पे भी अवेलेबल होते हैं। ये बड़ा कुंडी का शहर आ चुका है जी, लेकिन जो बाद में करने वाला था वो फिर रह जाएगी कि वो ये है कि जनाब जहाँ पर भी आप कुकिंग करें, खाएं पिएँ, अपना पिकनिक मनाएं, तो प्लीज़ खुदा के लिए अपने साथ गार्बेज बैग लेके जाएं और डस्टबिन इस दफ़ा तैयार कर लें कि हमने कोई गंद नहीं फैलाना, हमने कोई रैपर किसी जगह नहीं फेंकना, किसी किस्म के टिश्यू पेपर इस्तेमाल करके नहीं फेंकने, बच्चों के डायपर और नेपीज़ नहीं फेंकनी है। हम बड़े ही शहंशाह किस्म के लोग हैं, बड़े बादशाह किस्म के लोग हैं। हम समझते हैं कि सारी ज़मीन जो सी है ये कूड़ादान है और जहाँ बजा हम कूड़ा फेंक कर गंदगी फैलाने में अपना किरदार अदा करते हैं। इस दफ़ा अपने आप को बदलना है आपने और इस दफ़ा गंदगी फैलाने की बजाय आपने सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। बल्कि कहीं आप देखें कोई रैपर पड़ा हुआ तो उसे भी उठाकर अपने उस गार्बेज बैग में डालें। ये जी बटा कुंडी के बाज़ार में इंटर हुए हैं, ये सामने कोई दो हैकल किस्म की बिल्डिंग बन रही है। बेसिकली मैं इन बड़ी बिल्डिंग्स का कायल नहीं हूँ, मुझे अच्छी भी नहीं लगती हैं, लेकिन मजबूरी है, अच्छे होटल्स भी तो होना बड़ा ज़रूरी है, तो उसके लिए फिर मैं चुप कर जाता हूँ। अदरवाइज़ तो टिपिकली यहाँ पर जो यहाँ की ट्रेडिशन बिल्डिंग है, पत्थरों की बिल्डिंग है, वो होनी चाहिए। ये लेफ़्ट साइड पर हमारे दोस्त हैं उमर साहब, चिश्तियाँ से जिनका तल्लक है, नारान में भी बट टिक्का कढ़ाई के नाम से बड़ा अच्छा सेटअप चला रहे हैं। उन्होंने यह सेटअप यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर खाना भी बड़ा लजीज होता है और प्लस कमरे भी अवेलेबल हैं। इसी के साथ थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पर एक कहने को तो 4 स्टार, मगर शायद मेरे नज़दीक ह्यूमिंग बर्ड अभी तक वो अपना म्यार नहीं बना सका है जो कि शायद जिगा कली में मौजूद है। बिल्डिंग बन गई, एडमिनिस्ट्रेशन इतनी अच्छी नहीं थी, इस साल शायद अच्छी हो जाए। ये सामने लेफ़्ट साइड पर आपको इसकी बिल्डिंग नज़र आ रही है। राइट साइड पर ताज पीसी है या ताज पर्ल है गालबन, इसका स्टेटस फिर भी अच्छा है। यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं उस दिन मेरी मुलाकात हुई है, रफली उन्होंने कहा अभी हमने होटल तैयार नहीं कर सके हैं, आइंदा आने वाले 4 से 5 दिन में होटल तैयार होगा और इसमें हर कमरा इनका ऐसा है जिसमें 4 बंदे 5 बंदे आराम से रह सकते हैं और किराए भी इनके मुनासिब हैं। अगर किसी दोस्त को चाहिए हो तो मैं रेफ़र कर सकता हूँ, मेरे हवाले से आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मेरे हिसाब से इस पूरी बटा कुंडी के अंदर अब तक जो मैंने प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, शायद और भी हों, ये राइट साइड पर लेसरीन के नाम से हैं और ये कॉटेजेस बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं, बड़ा अच्छा सेटअप है। राइट साइड पे थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर है। यहाँ पर जो कमरे के किराए हैं वो 15,000 रुपये से शुरू होता है, 30,000 रुपये तक यहाँ पर रैश मौजूद है। लेकिन यहाँ पर यह है कि डिसिप्लिन काम है। इनके जो ऑनर है करन तारक साहब, उनसे भी मेरी उस दिन बातचीत हुई है। अच्छा सेटअप है, इसके बारे में डिटेल वीडियो भी हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और इसी तरह ये सामने FW के ये कॉटेजेस है, ये मैंने आज दिन तक देखे नहीं है, लिहाजा इनके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। जो दोस्त यहाँ पर रहे होंगे उनको बेहतर तरीके से पता होगा। बस यही कुछ थी बटा कुंडी जी। लेकिन ये जितना आप सफ़र थोड़ा बहुत आगे तय कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक और रात की वॉक तो खैर डेंजरस होती है, आगे इलाका खाली हो तो फैमिली के साथ तो नहीं जा सकते, लेकिन मॉर्निंग वॉक में सुबह सुबह यहाँ पर जब सूरज निकलता है क्या नज़ारे हैं। मैं एक दफ़ा यहाँ पे रहा हूँ, आप यकीन करें कि शायद इतनी खूबसूरत सुबह मैंने कहीं भी नहीं देखी है। मरी रत्ती गली का एक इलाका है जहाँ पर मैंने सुबह मॉर्निंग में खूबसूरत नज़ारे देखे थे, लेकिन उसकी अपनी एक अपना एक मुकाम है। लेकिन यहाँ पर सुबह सुबह अगर मौसम साफ़ हो और आप सुबह सूरज की किरणें पड़ती देखें तो फिर आपको पता लगेगा कि रब ताला ने इस खित्ते को कितने हुस्न से नवाजा है। सुबह सुबह चहचहाते जो, और यहाँ पर अजीब सी आपको आवाज़ें आएंगी जो नॉर्मली आप परिंदों की आवाज़ें सुनते हैं, उससे हट कर परिंदों की आवाज़ें आएंगी, हट कर रात को जानवरों की आवाज़ें आएंगी। एक तरन्नुम है इन आवाज़ों में, एक खूबसूरती है और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग का। चलें जी, एक और एक आपको, ये ग्लेशियर नहीं है, ये लैंडस्लाइड है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। लैंडस्लाइडिंग और ग्लेशियर में फ़र्क जानिए कि ग्लेशियर बड़ा साफ़ सुथरा सा आता है, और लेकिन वही ग्लेशियर जब दोबारा वहाँ पे लैंडस्लाइड की शेप में आए तो अपने साथ मिट्टी और गंद और
बड़ा अजीब सा सीन लेके आता है। इस दफ़ा इस सिनारियो ने इसका हुस्न जो है वो धुंधला कर रख दिया है। अदरवाइज़ तो यहाँ सफ़ेद माइल बर्फ़ पड़ी होती और इसके साथ अटखेलियाँ करने का एक अपना ही लुत्फ़ होता है। लेकिन इस बार तो मैं फिर रिपीट करूँगा कि जब भी किसी ग्लेशियर के बीच में से गुज़रें बस फ़ौरन से गुज़रने की कोशिश करें, मत गाड़ी खड़ी करें, मत बच्चों को उतर कर इसमें खेलने दी, क्योंकि गंद है, मिट्टी है। आगे ग्लेशियर साफ़ मिलेंगे आपको और वो मिलेंगे बुढ़वाई से आगे। अच्छा जी, अब सेकंड स्टेप में हम जा रहे हैं और मेरी बातचीत में इंशाल्लाह मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसी कमी ना रह जाए जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ना मिल सके। थोड़ी सी हमारी स्क्रीन धुंधली हो चुकी है, पिक्चर हो सकता है बड़ी क्लियर ना हो, लेकिन कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर आप तक वीडियो पहुँच सके। तो जनाब, नारान से बटाकुंडी 20 किलोमीटर है, तो इसी तरह बटाकुंडी से बुढ़वाई भी 20 किलोमीटर है, सेकंड डेस्टिनेशन है। और इसके रास्ते में भी बड़ी खूबसूरत आबशारें आती हैं, बड़े खूबसूरत इस तरह के मुकाम आते हैं कि हर मुकाम पर दिल करता है रुक कर फिर इंजॉय किया जाए, पिक्चर्स ली जाएँ, सेल्फियाँ बनाई जाएँ। और ज़िंदगी को इंजॉय करने के लिए आए हैं तो इंजॉय करें। लेकिन यहाँ पर एक और अहम और बड़ी ज़रूरी बात, किसी भी ग्लेशियर पर चढ़ने से बिल्कुल परहेज़ करें। कोई पता नहीं नीचे से वो कितना खाली हो और ग्लेशियर पर चढ़ते सार ही आप इसके बीच में धंस जाएं, गिर जाएं, और नीचे कितनी ज़्यादा बड़ी नदी हो इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। तो बराए मेहरबानी ग्लेशियर पर चढ़कर तस्वीरें बनाने से परहेज़ कीजिएगा और ऐसे एरिया से जिसमें से इस वक्त हमारी गाड़ी गुज़र रही है बड़ी तेज़ी से गुज़रें, क्योंकि अब नारान से बाबूसर ट्राप जाने वाली जो रोड है इस पर बहुत सारी जगह पर लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा मौजूद है। और पिछले साल काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई और इस साल मुझे लग रहा है कि आलिया ज़लज़ले में जो पिछले दिनों हुआ था उसके बाद पहाड़ों ने अपना अंदाज़ बदला है और लैंडस्लाइडिंग इस दफ़ा ज़्यादा होने का मेरी सोच है। हो सकता है ना हो, लेकिन मेरी अपनी सोच के मुताबिक ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग मुतवक्को है। हाँ, इसमें एक चीज़ ये भी की जा सकती है कि हम तो हमारी मजबूरी थी कि हमने वापस आना था, हम बारिश में चले गए और बारिश का मौसम अगर आप वेदर फोरकास्ट देखें तो अपना प्लान जो है वो 3-4 दिन या 5 दिन हफ्ता आगे पीछे कर लें, क्योंकि बारिश में 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो ख़तरा बढ़ जाता है, सेकेंडली आप इंजॉय कैसे कर सकते हैं। आप देखें, मैं गाड़ी खड़ी करके कहीं भी नहीं उतरा हूँ, उसकी वजह बाहर तेज़ बारिश है और इसी तरह गाड़ी में बैठते हुए ये सारा सफ़र कर रहा हूँ। और अगर बारिश ना होती तो डेफ़िनेटली मैंने कई जगह पे गाड़ी रोकनी थी, आपको आबशारें दिखानी थी, खूबसूरत सीन नज़ारे दिखाने थे, जो कि इस वक्त धुंध में हमारा कैमरा मोबाइल है और ये कैच नहीं कर पाता है। तो हमारी भी मजबूरी है कि मैं सिर्फ रास्ते पे ही फोकस कर रहा हूँ, आगे पीछे के नज़ारे आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह यही है कि मैं उतर नहीं सकता हूँ और अगर उतर नहीं सकूँगा तो फिर ये नज़ारे कैसे फिल्म बंद होंगे। बारिश जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ तेज़ होती जा रही है और ये आइंदा आने वाले दिनों में हमें मज़ीद बारिशें भी नज़र आ रही हैं। मसलन आज जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो सोमवार है, आगे बुध और जुमरात को मज़ीद स्नोफॉल की भी प्रोडक्शन है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ये देखिए गीली बर्फबारी अब शीशे पे पड़नी शुरू हो गई है और साथ साथ ये इस ग्लेशियर की हालत भी देख सक रहे हैं कि अभी तक प्योर नीट एंड क्लीन ग्लेशियर हमें बटाकुंडी से गुज़र कर आगे भी आ गए हैं। ये कुछ जगह पे तो हमें नज़र आता है लेकिन ज़्यादातर गंदा ग्लेशियर ही है। ये इस तरह का साफ़ ग्लेशियर जैसा कि अब जिसमें से गुज़र रहे हैं बहुत कम है और ये आने वाले दिनों में कितने दिन रहेंगे ये एक बड़ा सवाल है। कि पिछली वीडियो भी जब मेरे नारान की लगाई थी 21 रमज़ान वाली तो काफ़ी सारे दोस्तों की मैसेज आई थी, फ़ोन कॉल्स आई थी कि मलिक साहब हमें ये तो बता दें कि ये ग्लेशियर कब तक रहेंगे, कब तक हम इनको एंजॉय कर सकेंगे। तो मौजूदा सूरत हाल के बाद तो मैं ये कह सकता हूँ कि जून की 15 से 20 तारीख तक भी ये काफ़ी हद तक ग्लेशियर मौजूद रहेंगे और इवन कई ग्लेशियर ऐसे होते हैं कुछ जुलाई तक भी रहते हैं। जब ज़्यादा बारिशें शुरू होती हैं तो फिर ये ग्लेशियर ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और ये इस तरह के ग्लेशियर जा बजाय आगे आगे बहुत ज़्यादा इस दफ़ा पिछले के मुकाबले में ग्लेशियर ज़्यादा है, सड़क ज़्यादा ख़राब हुई है, ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई है। यानी कि अब वो सड़क में भी वो बात नहीं रही जो आपसे पहले मौजूद होती थी, जहाँ पर जैसे ही एक ग्लेशियर ख़त्म होता है आप दूसरे ग्लेशियर के पास जाते हैं तो वहाँ पर आपको रोड ख़राब नज़र आ रही है। मुझे उम्मीद तो पूरी है कि जैसे ही ये बाबूसर टॉप वाला रास्ता खुलेगा तो ये साइडों में पड़े हुए पत्थर जो से हैं वो साफ़ कर दिए जाएंगे, यहाँ रोड से हटा दिए जाएंगे और रोड को क्लियर करके मुसाफिरों के लिए आसानी पैदा कर दी जाएगी और आप बेहतर अंदाज में अच्छा सफ़र कर सकेंगे। तो मैं बात कर रहा था बटाकुंडी से अगला जो डेस्टिनेशन है बुढ़वाई के बारे में। देखें यहाँ पर इस पूरी बेल्ट है, नारान से चलते हैं आप बाबूसर टॉप तक जाते हैं, हर
कुछ मीटर के बाद, मैं किलोमीटर की बात नहीं करता हूँ, हर मोड़ के बाद एक नया और ख़ूबसूरत अंदाज़ आपको नज़र आता है। यहाँ मौसम साफ़ होता तो आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे उतराई है और सामने की जो वादी है, इतने दिलफरेब नज़ारे हैं कि मुझे उम्मीद है कि जब आप जाएंगे, मौसम साफ़ होगा, तो जब आप अपनी आँखों से इन नज़ारों को देखेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि मलिक अब्दुल सबूर ने जो आपसे बात की थी वो गलत नहीं थी। ये सामने हमें यहाँ के मुकामी लोगों के खेत नज़र आ रहे हैं और इन खेतों की जो कटिंग है, खूबसूरती है, साथ ग्रीनरी है, वो कुछ ऐसा ही आपको गुमान करिए जैसे आप किसी यूरोप के किसी शहर में हैं, यूरोप के किसी गांव में हैं, यूरोप के किसी खूबसूरत और दीदा ज़ेब आप डेस्टिनेशन पे हैं। लेकिन फिर जब हम रोड के इस हिस्से में आते हैं, इस अंदाज से इसको देखते हैं जहाँ पर जहाँ पत्थर हमें नज़र आ रहे हैं और अभी तक रोड को साफ़ नहीं किया होता, तो फिर शायद गुमान होता है कि नहीं, हम पाकिस्तान में ही हैं। बहरकैफ ये हमारा अपना मुल्क है और इसकी अच्छाइयों बुराइयों समेत हमें यह कबूल है, क्योंकि हम इसी की वजह से आज़ाद अपने आप को तसव्वुर करते हैं। अदरवाइज़ तो बड़े मुश्किल हालात में हमें होते। एक और गंदा ग्लेशियर जिसे हम मड ग्लेशियर कह सकते हैं मौजूद है, जिसका यानी कि बर्फ़ जो सी है वो मिट्टी में लिपटी हुई है। इसके बाद ये जहाँ से बकरवाल गुज़र रहे हैं तो यहाँ पर भी ऐसे ही ये ग्लेशियर है। तो यूँ मैं कह सकता हूँ कि आगे तक यानी कि आप नारान से अगर ग्लेशियर की तलाश में आते हैं तो आपको बड़वाई तक ऐसे ही ग्लेशियर मिलेंगे, ऐसे ही नज़ारे मिलेंगे, ऐसे ही रोड टूटी फूटी और पत्थरों से भरी हुई आजकल नज़र आएगी। और हो सकता है कि बाद में जब ये रोड साफ़ हो जाए तो फिर आपको ये वीडियो गलत लगने लग जाए। तो लें जी, बड़वाई का जो पहला लेफ़्ट साइड पर बड़ा होटल है, ये हमारे एबटाबाद का एक दोस्त है, उनका होटल है। पिछले साल हमने इसकी वीडियो भी लगाई थी और ये अभी भी ज़ेर तामीर है, मुकम्मल नहीं हुआ है। तो मैं हंस रहा था, कह रहे थे कि 3 से 4 साल मज़ीद लगेंगे जी हमें सब कंप्लीट होते हुए। फंक्शनल है, यहाँ पर लोग आके रहते हैं और इसकी लेफ़्ट साइड पर नीचे गहरी वादी है और इंतहाई खूबसूरत नज़ारे हैं। इसी तरह बड़वाई शहर में जब आप पहुँचते हैं तो यहाँ पर आपको रहाइश के अच्छे खासे मौके मिलते हैं। हर साल जब मैं आता हूँ तो बिल्डर्स की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है। अब तो ये बड़वाई शहर जो है वो मुझे बटा कुंडी के मुकाबले का टक्कर का नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा शॉप्स मिल सकती हैं, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट मिल सकते हैं और इसी तरह रहने के लिए पिछले साल हमने ब्राइट स्टार बताया था, इसी तरह डायमंड हिल है इस मेन बाज़ार में, वो भी मौजूद है। और भी काफ़ी सारे अच्छे और ख़ूबसूरत होटल बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक और भी मुझे चीज़ पता लगी है कि स्टूडेंट्स के लिए और जो अकेले बंदे जाते हैं उनके लिए पर बेड का भी सीन है, यानी कि वो मल्टी स्टोरी बेड वाली बिल्डिंग भी यहाँ पे मौजूद है। कहाँ पे है उसका मुझे इल्म नहीं था, मैंने तो रब्ता किया था तो उनके ऑनर कहते हैं जी हमने अभी तक अपनी प्रॉपर्टी खोली नहीं है, तो फिर मैं उन तक पहुँच नहीं सका था। तो बरकफ अगर मैं नेक्स्ट टाइम गया तो ज़रूर उसका विज़िट भी कराऊंगा। तो लोगों का जो गिला था कि हमारे लिए जो इंडिविजुअल्स आते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, हमारे लिए कोई ऐसा काम कोई नहीं करता जिसमें हम कम खर्च में यहाँ पर रह सकें, तो उनके लिए बड़वाई में सेटअप मौजूद है। किसी दोस्त को वहाँ पर ऐश चाहिए हो तो मेरे पास उनका नंबर मौजूद है, मैं इंशाल्लाह वो उनको दे दूँगा। ये जी हम मेन उस बड़वाई बाज़ार में जिसकी बात कर रहा था, सामने दाएँ बाएँ यहाँ पर रेस्टोरेंट मौजूद हैं। यहाँ पर दाएँ साइड पर जिस डायमंड वाल होटल की बात कर रहा था वो है। यहाँ लेफ़्ट साइड पे अंदर जाएं तो आपको मिल जाएगा ब्राइट स्टार। सरदार ख़ान साहब इंतहाई मोहब्बत करने वाले, बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है, बहुत लग्जरी कमरे हैं लेकिन मुनासिब किराए हैं यहाँ पर, इतने ज़्यादा हैवी किराए भी नहीं है। और यहाँ बड़वाई में रहने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये है कि आप नारान से सुबह निकलते हैं तो पूरी तरह पूरे इस इलाके को एक्सप्लोर करते हुए, इंजॉय करते हुए आप बड़वाई तक पहुँचें, यहाँ पर रुकें, यहाँ पर आप नज़ारे इंजॉय करें, थकावट आपकी कम हो जाएगी। और इसके साथ साथ यहाँ से आगे जो जाने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट, उनके बारे में भी सरदार खार से मैंने बात की है इस दफ़ा। इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर आकर आप किन किन इलाकों में घूम फिर सकते हैं, कैसे कहाँ तक जा सकते हैं। और यहाँ की जो मसलन वो लोग जो सुकून की तलाश में आते हैं हफ़्ते के लिए, 1.5 हफ़्ते के लिए, 2 हफ़्ते के लिए, तो उनके लिए बेहतर ये कि एक आध दिन आप नारान में आप रौनक एंजॉय कर लें और उसके बाद फिर यहाँ किसी भी पुरफ़ज़ा मुकाम पे आकर यहाँ पर अपना क़याम करें। तो फिर आपको पता लगेगा कि ये वादी क्या है, इसके रंग क्या हैं, इसके जितने भी जो स्टाइल हैं वो आपको यहाँ पर आकर पता लगेंगे कि वाकई ये वादी कितनी खूबसूरत है। अभी तो सिर्फ रास्ते की मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी क्या, ये मेरी बड़ी फेवरेट प्लेस थी, बड़ी खूबसूरत आबशार थी, लेकिन
क्या करें जी, ये लैंडस्लाइडिंग के बायस ये तकरीबन तबाह व बर्बाद हो चुकी है। ये वो आबशार नहीं है, उसका असर नहीं है जो कि आप शायद मेरी 2022 की वीडियो में देखेंगे, तो तब इसके नज़ारे बड़े दीदनी थे, बड़े खूबसूरत थे। हो सकता है जब यहाँ पर होटल आबाद हो तो पुराना इस आबशार का रास्ता बहाल करने में कुछ दोस्त कामयाब हो जाए तो फिर खूबसूरती वापस आ सकती है। या हो सकता है मेरी वहम ख्याली है, इस मौसम में, इस वक्त मई के अवाइल में, जिसे आप कह सकते हैं अवाइल नहीं आखिर में कह सकते हैं, क्योंकि मैं जब गया था तो 26 मई थी, तो 26 मई को जो ये वीडियो कॉल बंद हो रही है, अक्स बंद हो रही है, तो इसमें आप जो नज़ारे देख रहे हैं तो ये शायद पहले मैं पिछली दफ़ा जब गया था तो तब से इसमें फ़र्क हो। बहरहाल तब भी मैं मई में गया था जब मेरी बेटे के साथ यहाँ पे वीडियो एक मौजूद है, जब हमने कैंपिंग भी की थी यहीं आगे जलखड़ के मुकाम पर बिस्मिल्लाह होटल के पास, तो वो भी आप देख सकेंगे। उसमें मैंने बताया था कि कैसे हम यहाँ पर रात को रहे थे। चलें जी, अब बुढ़वाई के बारे में जितना मुझे इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी। अगर मुझे बुढ़वाई के बारे में बात करने कहेंगे तो उससे ज़्यादा भी मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि ये वीडियो मैंने रास्ते की बनानी है तो रास्ते के मनाज़र आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ खड्डा है, कहाँ जंप है। क्योंकि पिछली एक वीडियो में मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया था, हमारे साहब तुसी दसते देंदे और राह खुल गया, ये नहीं दसते और राज होती की है जी। बिल्कुल देखिए, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में किसी की भी प्रिडिक्शन ना तो 100% हो सकती है, ना ही आप किसी की बात से 100% जो ना वो अपने जहन को मुतमिन कर पाते हैं। मेरा काम है हक़ाइक़ बताना। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी गलती ये होती है कि आप ऐसी वीडियो जो देख लेते हैं जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं होती है। मसलन रावलपिंडी से बालाकोट, रावलपिंडी से नारान, बालाकोट से नारान, नारान से बाबूसर टॉप, इस तरह सर्च करके वीडियो आप लेंगे तो फिर रोड की सूरत हाल को पता लगेगी। लेकिन आप बाबूसर टॉप का आप खुलता है, बाबूसर लेटेस्ट अपडेट, नारान लेटेस्ट अपडेट करके आप वीडियो सर्च करेंगे तो उसमें तो फिर अपडेट्स ही बताई जाएंगी ना, रास्ते के बारे में नहीं बताया जाएगा। ये इस तरह की जो हालात वाक़यात है, मेरा नहीं ख्याल कि और यूट्यूबर इस तरह बताता हो। मेरी तो कोशिश होती है कि मैं रोड के हर अंग हर अंदाज से आपको आगाह करूं, ताकि फिर आप अपनी गाड़ी पे आएँ तो फिर आपको अंदाज़ा हो कि मैंने कैसे सफ़र करना है, मैंने कैसे इन चीज़ों को टैकल करना है और कैसे इन चीज़ों से बचा कर ख़ुद भी सेफ़ रहना है, गाड़ी को भी सेफ़ रखना है और अपने टूर को भी इंजॉय करना है। बस हमारा फ़कत बताने का मकसद यही है कि हम इतनी लंबी जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, और यकीन करें कि मैं इस पर रात को तकरीबन 30 मिनट बोला हूँ, लेकिन वो चस नहीं आई मेरे बोलने की, तो मैंने सारी रिकॉर्डिंग डिलीट की, अपनी वॉइस ओवर डिलीट की और फिर से अभी दोबारा मैं बैठा हूँ। और मैं जो चीज़ें रह गई थी मुख्तलिफ़ इलाकों के बारे में, जितनी मैंने आपको यानी कि वो तंबीह करनी थी कि जनाब ये काम आपने नहीं करने हैं, तो वो सारी बातें फिर डिटेल में दोबारा मैं बना रहा हूँ। तो समझ लें कि मेरी 3 घंटे की पहली मेहनत मेरी ज़ाया होगी और अब दोबारा आज सुबह से मैं बैठा हूँ, मेरी कोई वीडियो अपलोड नहीं हो सकी है सिर्फ इस वीडियो की वजह से कि इतनी डिटेल मैंने इसकी एडिटिंग की है, बातचीत कर रहा हूँ ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। और सबसे बड़ी बात देखिए जी, मैं बार बार कहता हूँ आपको कि जब भी आप किसी हिल एरिया के लिए आएँ तो आपके पास अपना ज़रूरत का सामान पूरा होना चाहिए, आपके अपने औज़ार पूरे होने चाहिए, आपके अपने सामान का जो अपने साथ लाना है वो पूरा होना चाहिए। फिर मिन जाने बल्ला है, अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, रास्ते में कोई लैंडस्लाइड आ जाती है, कोई और परेशानी हो जाती है, गाड़ी के साथ 100 मसले हो जाते हैं, तो फिर तो उसको टैकल करने के लिए इंसान फ़ाइट कर सकता है। लेकिन अपने पास ही मिसाल के तौर पर स्टेपनी में वाही ना हो जी, साथ आपके पास रेंच नहीं है, उसके पलास नहीं है, पेचकस नहीं है, या कोई और ऐसी जो नेसेसरी आइटम है। इवन मैं तो कहता हूँ कि वो आजकल छोटा सा कंप्रेसर आया हुआ है वो हवा भरने वाला, वो भी आपके पास होना चाहिए। स्नो चेन भी होनी चाहिए। हम भी इस दफ़ा जब गए तो मेरी जिस गाड़ी में जिस बाइक के साथ गया उसके पास स्नो चेन, मेरी अपनी गाड़ी में तो पड़ी होती हैं, लेकिन जब मैं किसी के साथ आया हूँ तो स्नो चेन इनके पास नहीं थी। मैंने भी कहूँगा ज़ीशान भाई को कि स्नो चेन लेके अपनी गाड़ी में मस्ट रखें, क्योंकि ज़ीशान भाई आइंदा आने वाले दिनों में हमारे जितने भी टूरिस्ट जो बुकिंग कराएँगे चैंगवन में हम उन्हीं को देंगे और ये लेके आपको इस इलाके का विज़िट कराएंगे। इसलिए आज वो मेरे साथ भी आए हुए हैं। ये देख लें पिछले साल जलखड़ के करीब कितनी डेंजरस किस्म की ये लैंडस्लाइड हुई थी और अभी तक ये इसी तरह ही ढेर पड़े हुए हैं। और ये ढेर यकीनन अच्छी बात नहीं है, इनको साफ़ करना चाहिए था, रोड को ठीक करना चाहिए था, लेकिन शायद पाइपलाइन में प्रोजेक्ट हो और ये जब आप आएँ तो तब तक कुछ हद तक इसकी रिपेयरिंग हो चुकी हो, उम्मीद मैं यही कर रहा हूँ। लेकिन अगर नहीं करते तो सर फिर प्लीज़ किया जाए, इसको क्लियर किया जाए, इस लैंडस्लाइड को, रास्ते को क्लियर भी करके साफ़ सुथरा किया जाए। तो बिल्कुल जी, बड़वाई से अगला जो सियाती मुकाम है जलखड़, आप उसके बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। और जलखड़ को मैं अपना घर इसलिए कहता हूँ कि यहाँ पर जब मैं शुरू में पहली दफ़ा आया था तो बिस्मिल्लाह होटल पे नज़ाकत भाई और मुनसब भाई हमारे मुंतज़र थे और बड़ी अपनायत का इज़हार था।
और जलखट की बात करूं और अशरफ भाई की बात ना करूं तो मुमकिन नहीं है। अशरफ मेरा वो भाई है, मेरा वो साथी है जिसने मेरे चैनल के आगाज़ से लेकर अब तक मेरे साथ है। इसका घर है नीचे उधर प्याला झील के पास, बड़ा खूबसूरत। और इस दफ़ा तो मैंने इसे ऑफ़र की है कि जो दोस्त इसके घर में रहना चाहे उसकी वीडियो मौजूद है, हमसे रब्ता करें, हम आपको इस घर हायर करके देंगे। देसी टच में आप इसके घर के पास कैंपिंग भी कर सकते हैं, ये रात को आपको फैसिलिटेट कर सकता है, वाशरूम भी मौजूद है। इसकी खिदमत में कमी ना करें, गरीब आदमी है और इसको आप खुश रखेंगे तो ये आपको बड़ा ही खूबसूरत आपको व्यू दिखाएगा। पर ना सिर्फ व्यू दिखाएगा बल्कि आप यहाँ रहकर यहाँ की जो लोकल ट्रेडिशन है वो भी आप देख सकेंगे। आप इनसे ज़रूर फरमाइश कीजिएगा कि आपको साग और यहाँ का मुकामी लोबिया और मकई की रोटी खिलाए, तो उससे बड़ी अच्छी बात नहीं होगी क्योंकि डिफरेंट सी डिश होगी। और यहाँ पर आप चिल करने के लिए 3 से 4 दिन इसके घर में बड़े आराम से रह सकते हैं। देसी कच्चा मकान बना हुआ है। कोशिश है कि हमारी, मैंने एक दोस्त है अमजद भाई, उनसे बात की कि इसको रेनोवेट करें, अंदर से अच्छा बनाएं, कोई बेड शेड लगाएं ताकि अशरफ भाई का जो रोज़गार है वो अच्छे तरीके से चल सके। साथ साथ मुनसब भाई के होटल के सामने भी नीचे बड़ी ज़बरदस्त जगह बन गई है इस दफ़ा, और कोई दोस्त वहाँ पर अपना सेटअप लगाना चाहता है तो बिस्मिल्लाह कैंपिंग वगैरह या कुछ झूले वगैरह पार्क बनाना चाहता है तो वो जगह भी हम इंशाल्लाह दिखाएंगे। बिल्कुल आगे आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी खूबसूरत वैली है और उसमें अंदर जगह मौजूद है। और अगर आप साथ आते हैं, हमारे सेटअप बनाते हैं तो सद बिस्मिल्लाह वेलकम, हम आपका ऑफ़र करते हैं। कोई भी दोस्त यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो मुझसे रब्ता करें, मेरा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, व्हाट्सएप पर रब्ता करें। इसके अलावा जो दोस्त यहाँ का टूर करना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता करें। व्हाट्सएप पे मैसेज में देर हो सकती है क्योंकि बहुत तादाद में अब सीज़न है, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, कोई स्किप भी हो सकता है, तो प्लीज़ 1-2 दफ़ा ट्राई कर लिया करेंगे। मेरी कोशिश होती है जैसे ही मुझे मौका मिलता है, कॉल्स में बिल्कुल कम उठाता हूँ क्योंकि आप देखें ये 3 घंटे की मेहनत के बाद ये वीडियो बन रही है, तो 3 घंटे में किसी की ना कॉल पिक कर सकता हूँ ना किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज सुन सकता हूँ। इवन मैं अपनी फैमिली के जो नंबर होते हैं उनको भी नहीं पिक कर सकता क्योंकि फिर एक दफ़ा वो इमोशन टूट जाता है ना तो फिर न्याय नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब बातचीत करने का एक सीक्वेंस बना होता है, जब मैं बातचीत कर रहा हूँ तो फिर वो मसला बन जाता है। ये आ गया जी बिस्मिल्लाह होटल जलखट, और इनकी कामयाबी की वजह इनका अखलास, इनका प्यार, और प्लस जो नूरी टॉप पे लोग जाते हैं, सफ़र करते हैं यहाँ से कश्मीर की जानिब, तो उनके लिए ये एक बेस कैंप है। यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं और यहाँ से आगे मैं आपको बताऊँगा कि जलखट बाज़ार बिल्कुल पास ही है, ये सामने आ गया है, 1 मिनट की ड्राइव है। तो यहाँ से ये आगे जीपें जाती हैं। खुद असलम भाई के भी जीप आपको मैनेज करके दे सकते हैं। यहाँ पर अशरफ भाई भी मौजूद होते हैं कि सीज़न में। तो नीचे प्याला झील की तरफ जाएं, नीचे बड़ी प्यारी खूबसूरत वादी है, उसको विज़िट करें। और प्लस आप कश्मीर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर रुकें। वैसे भी आप रात को आते हैं यहाँ पर क़याम करें तो एक देसी सा अंदाज़ है। बहुत वीआईपी कमरे तो नहीं है लेकिन अच्छे हैं, रहने के काबिल हैं। और सबसे बढ़कर हॉस्पिटैलिटी है मुनसिफ भाई और असलम भाई की, जो कि आपको किसी सूरत में भी बोर नहीं होने देती। तो चलें जी, अब अगला सफ़र, जी हाँ, जलखट से अगला जो मुकाम है वो बेसर आता है। और बेसर में मशहूर मून रेस्टोरेंट है जो कि खुल चुका है। और उसके साथ पिछली दफ़ा बट कढ़ाई वाले भी आए थे लेकिन इस दफ़ा हो सकता है वो ना हो, लेकिन मून रेस्टोरेंट वाले पहुंच चुके हैं। हाजी हुसैनुद्दीन साहब के साहबजादे, बड़ा एक मोहब्बत वाला और प्यार वाला मेरा इनसे रिश्ता है और बड़ा पुराना रिश्ता है। यानी कि मुझे याद है कि प्रिंस ज़िया रहमान के साथ जब मैं नया नारान में आया था तो नारान की वाली बात और प्रिंस ज़िया रहमान का जिक्र ना हो तो ये कैसे हो सकता है। तो मेरा भाई है वो अब इधर कम ही आता है लेकिन फिर भी हम उसकी याद को जो उनसे वो 7-8 दफ़ा शेयर करते हैं कि नारान के अंदर उंगली पकड़ कर मुझे चलाने वाला प्रिंस ज़िया रहमान, अल्लाह ताला उसके माल में रिज़्क़ में बेहतरी अता फरमाए। जो दोस्त शुरू से मेरे साथ जुड़े हुए उनको पता है कि प्रिंस ज़िया रहमान ने लोगों की बड़ी खिदमत की। यहाँ पर जितने मेहमान आते थे, चाहे उसके होटल में ठहरे ना ठहरे, वो लोगों को एंटरटेन करता था, हर जगह पहुँच जाया करता था। कमाल मोहब्बत करने वाला इंसान था। तो वही मुझे यहाँ पर हाजी हुसैनुद्दीन साहब के पास लेके आए, मुलाकात कराई। तो फिर तो हर साल मेरी मुलाकात होती है इस सबसे। इस दफ़ा तो वो अभी तक घर से नहीं आए हैं। इंशाल्लाह अगले टूर पे मुझे उम्मीद है कि इस सबसे मुलाकात हो जाएगी। हाँ, 21 रमज़ान को जब आया था तो अफ्तारी का खसूसी तौर पर उन्हें तमाम किया था मेरे लिए और अफ्तारी मैंने उनके साथ की थी। चलें जी, जिन ग्लेशियर्स को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पहुँचे हैं वो अब आ गए हैं। अब यहाँ से आगे आपको बड़ा ही साफ शफाफ क्लियर सफ़ेद बर्फ़ वाले ग्लेशियर मिलेंगे और बड़ी तादाद में मिलेंगे। यहाँ पर मैं अब आपको न्यूज़ देने लगा हूँ वो ये है कि बेसर तक तो क्लियर है ही है। इसके अलावा आगे आपको जो इलाका है लोलोसर झील भी खुल चुकी है, यहाँ तक भी आप अपनी गाड़ी में आ सकते हैं। इसके साथ साथ आप गट्टी दास का, यानी कि आज 29 मई को ये खबर पक्की है कि गट्टी दास तक का इलाका
बर्फ़ के ग्लेशियर से क्लियर कर दिया गया है। गट्टीदास तक अब आप जा सकते हैं। अब इंतज़ार रह गया है तो चलास वाली साइड से जो मशीनें लगी हुई हैं वो बाबूसर टॉप तक पहुँचें और बाबूसर टॉप से होती हुई वो नीचे गट्टीदास पहुँचेंगे तो फिर बाबूसर टॉप क्लियर कर दिया जाएगा। और उम्मीद है कि अब बहुत ज़्यादा यानी कि हफ्तों और महीनों की बात नहीं रही, अब कुछ दिनों की बात रह गई है, फिर बाबूसर टॉप खुल जाएगा। और जो लोग हुंज़ा और स्कर्दू जाना चाहते हैं और वो भी शाम और चलास वाले बड़ी मुसीबत वाले और बड़े ज़हनी कोफ्त वाले इलाके से गुज़र कर जाते हैं, एक तो सफ़र भी कम हो जाएगा यहाँ से गुज़रते हुए, दूसरा यहाँ बालाकोट से जैसे ही आप चढ़ते हैं तो खूबसूरत नज़ारे आपके मुंतज़िर हैं, चाहे वो केवाई हो, चाहे वो आगे पारस हो, मलकुंडी हो, मांदरी हो, कागान हो, नरान हो, बटकुंडी हो, बड़ोवाई हो, जलखट हो और बेसर हो, फिर गट्टीदास हो, बाबूसर टॉप हो और यहाँ से जाते हुए फिर चलास आ जाए तो ये खूबसूरत नज़ारे देखते देखते जब आप फिर हुंज़ा की धरती में दाखिल होते हैं तो फिर एक खूबसूरत टूर कंप्लीट होता है। क्योंकि जो खुश्क है ना बिशाम से लेकर चलास तक का, आय हाय हाय, ये बंदे को कहता है कि खुदा की पनाह आइंदा मैं इस रास्ते से नहीं आऊँगा। डैम बन रहे हैं, अभी हालात अच्छे नहीं हैं। उम्मीद ये है कि अगले 3-4 साल में वो रास्ता भी बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा जब रोडें कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ भी कागान में सिक्की डैम मुकम्मल हो जाएगा तो मुल्क भी तरक्की करेगा, तो टूरिज़म भी इस इलाके की तगड़ी हो जाएगी जब रास्ते बहाल हो जाएंगे। इस दफ़ा भी पूरा यकीन था कि कागान डैम में जो साथ साथ रोड बन रही है वो मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। अब सुना है कि 8वें महीने में वो जब सीज़न एंड होने लगेगा तो शायद कागान वाली इस डैम की जो साइड वाली रोड है वो खोल दी जाए। लेकिन देखते हैं कि इस सीज़न में वो रोड खुलने का ख्वाब तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन आइंदा सीज़न में इंशाल्लाह वो रोड भी खुली हमें मिल सकती है। तो बिल्कुल जी, बाबूसर टॉप की अपडेट भी होगी और 36 मिनट की मेरी तकरीर भी होगी। आपने मेरी कमेंट्री सुनी, इसमें कोई कमी रह गई हो तो जनाब हाज़िर। और ये इस वक्त लोलोसर नेशनल पार्क में हम दाखिल हो रहे हैं और इसी का इंतज़ार था कि यहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे। आप यकीन करें कि जब नारान से हम चले थे तो हमें नहीं यकीन था कि हम यहाँ तक पहुँच पाएंगे, कि हमें यह था कि शायद बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, हालात ख़राब हो जाएंगे, रास्ते में कोई लैंडस्लाइड आ गई या कुछ हो गया तो हो सकता है कि हमारा ये सफ़र मुकम्मल ना हो सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ हम लोलासर झील तक भी गए बल्कि इससे आगे भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था कि बाबूसर टॉप के पास लोलासर झील से भी 3 से 4 किलोमीटर आगे तक हम गए जहाँ मशीनें लगी हुई थी और वो उससे आज 3 दिन गुजर चुके हैं। तो आज की न्यूज़ भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि अगर तो साफ़ ग्लेशियर देखने हैं तो फिर आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। लोलासर झील के फ्रीजिंग लोलासर झील देखनी है आपने, यानी कि उसमें बर्फ़ के जो पीसीस पड़े हुए जो खूबसूरती में उसका इजाफा कर रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। उसके लिए फिर आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा क्योंकि बारिश के दौरान सफ़र रिस्क से खाली नहीं होता है। बार बार मैं ये कह रहा हूँ, इसको पल्ले बांध लें क्योंकि ऐसे में आप आएँगे तो 100 हादसे हो सकते हैं। वैसे भी एक बात ध्यान में रखें, हिल एरिए में जब भी आप जाते हैं, चाहे बारिश हो या ना हो, चाहे किसी किस्म के भी हालात हों, तो ज़हनी तौर पर बिल्कुल आपको तैयार रहना चाहिए कि किसी किस्म का भी आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। बाकी सफ़र में जाने बल्ला होता है, अल्लाह ताला ख़ुद सफ़र करने से वालों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाते हैं। मैं तो जब भी किसी भी सफ़र के लिए निकलता हूँ तो यही दुआ करता हूँ कि या अल्लाह हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे साथ जाने वालों के लिए इस सफ़र को आसान फरमाना और इसमें जो आने वाली तंगियाँ, परेशानियाँ, तुर्शियाँ उनको दूर फरमाना और हमारे लिए हालात साजगार बनाना कि इस सफ़र को मैं बखूबी पूरा मुकम्मल करके अपने घर, अपने बच्चों के पास वापस पहुंच सकूं। तो बिल्कुल आप भी ये दुआ कीजिएगा। ये दुआ सिर्फ उम्रा और हज के लिए नहीं होती, क्योंकि उम्रा और हज भी एक सफ़र है, एक इबादत है। उसके लिए भी जब आप दुआ करते हैं तो आप दुआ करते हैं कि या अल्लाह मेरे लिए इस उम्रे को आसान फरमाना, या अल्लाह मेरे लिए इस हज की इबादत को आसान फरमाना। तो सफ़र है, तो सफ़र के लिए भी अपनी आसानी के लिए दुआएं मांगनी चाहिए, उसकी बेहतरी के लिए दुआएं मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला किसी भी सफ़र पे हम जाने लगें तो हमें उस सफ़र के उस रास्ते के लिए जो तंगियाँ परेशानियाँ उसे दूर रखे। तो बिल्कुल जी, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जी जिस बेसल का मैं नाम ले रहा था, बेसल में। और बेसल का ये पुल जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो आप यहाँ पर भी
काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं। आइंदा आने वाले दिनों में आपको यहाँ कमरे भी अवेलेबल होंगे। यहाँ लेफ़्ट साइड पर एक कंटेनर होटल भी बना हुआ है, तो डेफ़िनेटली वो रूम भी देते होंगे, आप स्टे भी कर सकते होंगे। तो ये भी किसी वक्त में आया तो ज़रूर इस होटल का रिव्यू भी करेंगे और आपको बताएंगे क्या सहूलियात हैं। सामने इस वक्त जो हम नज़र देख रहे हैं ये मून रेस्टोरेंट के हैं। मून रेस्टोरेंट खुल चुका है, हमने भी यहाँ वापसी पे चाय पी थी, लोग नाश्ता कर रहे हैं। अभी फुल फ्लैज नहीं ओपन हुआ है, सारी डिशेज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन बेसिक जो ज़रूरत की चीज़ है यहाँ पर मौजूद है। और ये आगे का जो रास्ता है ये आगे लोलोसर झील की तरफ जा रहा है और लोलोसर झील भी खुल चुकी है और रास्ता यहाँ तक क्लियर हो चुका था, जो कि अब गट्टीदास तक क्लियर हो चुका है और आप बड़ी आसानी के साथ अपनी गाड़ी में खुद ड्राइव करके भी आ सकते हैं। बिल्कुल जी, आज की मेरी वीडियो अब अख्ताम की तरफ गामज़न है। मज़ीद 1 से 1.5 मिनट रह गया और ये लोलोसर झील के जो नज़ारे हैं इस वक्त आप देख चुके हैं। इस पर मुफस्सल लोलोसर झील पर हमारी वीडियो आ चुकी है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि लोलोसर झील के बारे में मैंने पूरी अपडेट आपको बता दी थी कि क्या सीन है, क्या नज़ारे हैं और क्या हो सकता है। और यहाँ पर भी छोटे से 2-3 क्लिप में शामिल कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए और जब आप दोस्त यहाँ पर आएँ तो आपको पता हो कि आपने जब आना है तो यहाँ पर क्या कुछ हालात और कैसे हालात का सामना करना पड़ सकता है। एक चीज़ और का भी ख्याल ज़रूर रखें कि जब आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ तो गर्म कपड़े साथ लाजमी लाएँ, क्योंकि नारान में ठंड हो ना हो, इस इलाके में बबसो टॉप वाले इलाके में ठंड ज़रूर होती है। तो आप जून में आएँ, जुलाई में आएँ, अगस्त में आएँ, जब भी आएँ तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रखें। यहाँ और खुजराब पास में आपको अच्छी खासी ठंड मिल सकती है। खुजराब पास का नाम इसलिए लिया है कि अमूमन इस रास्ते से लोग गुजर कर हुंजा और फिर खुजराब पास जाते हैं, स्कर्दू जाते हैं। तो बिल्कुल जब आप कराची से, सिंध से, कहीं से दूर से आप आएँ तो आपके पास गर्म कपड़े मौजूद होना चाहिए, आपकी अपनी पूरी तैयारी होनी चाहिए, साथ ड्राई फ्रूट वगैरह, खाने पीने की चीज़ें साथ एक्स्ट्रा लाजमी रखें, कहीं भी किसी वक्त भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो बिल्कुल जी, अब वीडियो मेरी इख्तिताम पज़ीर हो गई है, आखिरी मिनट है और मैं आपसे इजाज़त चाहते हुए आपसे ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा, अब तक इस 40 मिनट में जो मेरे साथ दोस्त रहे हैं ज़रूर कमेंट करें। मैं दोनों हाथों से उन्हें सलूट करूँगा कि आपने 40 मिनट मेरी बातें सुनी हैं। और ये बड़ी बात होती है कि मेरी वीडियो को पूरी देखे। इतनी लंबी वीडियो देखना भी हर बंदे के बस की बात नहीं होती है। मेरी आवाज़ पता नहीं हर बंदे को पसंद आए ना आए, लेकिन मुझे कोशिश होती है मेरी कि मैं अपडेट पूरी दूँ, पूरी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूँ। कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आने वाले अपने दोस्त जो कि इस इलाके में आना चाहते हैं उनको वीडियो ज़रूर भेजिएगा। और एक और आखिरी बात कि जहाँ तक रोड खुली है वहाँ तक जाने की ज़िद ना करें, इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान।